नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात के इस विशेष अंक में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा ये नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका मकसद देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें एक सकारात्मक बदलाव लाना है। इसके जरिए अलग अलग आयाम जो शिक्षा के होते हैं उन्हें शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा गया है और साथ ही साथ जो चली चलाई पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था देश की रही है उसमें सकारात्मक बदलाव करने की भी एक कवायद, एक मुहिम केंद्र सरकार द्वारा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए शुरू की गई है। इस मुद्दे को लेकर, इस नीति को लेकर आज दो बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही विशेष शिक्षाविद हमारे साथ हैं जिनसे हम इस शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी हैं। आप दोनों ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अपने अपने विभागों में छात्र छात्राओं को अपने अपने विषयों से रूबरू करवाते हैं और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के बारे में गूढ़ जानकारी रखते हैं, विशेष बारीक जानकारी रखते हैं, जिसके बारे में आज हम दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। प्रोफेसर शशिकांत, आपसे हम शुरुआत करेंगे। शिक्षा नीति की शुरुआत जो वैसे तो 1986 से हो गई थी जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद अलग अलग संशोधन इसमें हुए। साल 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है उसमें क्या कुछ ऐसा खास है जो देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है, बड़े बदलाव की ओर शिक्षा व्यवस्था हमारी जा रही है? देखिए धर्म जी, सबसे बड़ी बात जो शिक्षा नीति की है, जो मैं समझता हूँ, मुझे जो समझ आए कि एक तो इसमें एक बहुत ही खुलापन है इस शिक्षा नीति में। खुलापन किस दृष्टि से है? वो ये है कि आपको अगर शिक्षा हासिल करनी है तो कोई इस तरह का एक बंदिश नहीं है कि आपने अगर अभी कोई कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके, डिग्री कंप्लीट करके ही आपको बाहर निकलना है, और उसके बीच में अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपकी वो डिग्री एक तरह से जीरो हो जाएगी। मतलब मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री। आप एक 2 साल की डिग्री कोर्स में अगर प्रवेश लेते हैं, 6 महीने में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिल सकता है। जैसे जर्नलिज्म की मैं बात करूं जिसको मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें अगर व्यवस्था होगी 2 साल की डिग्री हम इस समय छात्रों को देते हैं। डॉक्टर साहब MBA की डिग्री देते हैं। हमारे यहाँ अगर आप करेंगे तो अगर 6 महीने में आप छोड़ते तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स की एक डिग्री मिल जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद अगर वो 1 साल तक उसको कंटिन्यू करता है तो उसके बाद उनको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर वो 2 साल की डिग्री कर देंगे तो वो डिग्री कोर्स हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा एक बच्चे को है कि अगर उसको किसी सर्कमस्टांसिस कोई ऐसे हैं जो उसको अपनी वो शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और वो बाद में उसके क्रेडिट्स जो हैं वो उसके बैंक अकाउंट की तरह एक तरह वो जमा होंगे और वो उनको बाद में इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो खुलापन लेके आई है शिक्षा नीति में। दूसरी बात यह है कि जो एक हमारे यहाँ के जो अभी तक जो था कि ज़्यादातर पढ़ाई, आपको कुछ भी कहें हम, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को छोड़ने की कोशिश जैसे आपने कहा हर शिक्षा नीति में की गई, लेकिन हम छोड़ नहीं पाए और एक तरह से एक क्लर्क बनाने वाली जो मानसिकता को लेके हम अपनी पढ़ाई करवाते रहे। तो उसको लेके जो इसमें बदलाव लाए गए हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक तो सीधे तौर पे रोजगार से जोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश हुई है। और ये जो मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री है, इसके अलावा जैसे आप अगर देखें, आज अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपको कार ठीक करने वाले जो मैकेनिक है, शायद वो जो सबसे ज़्यादा अच्छी कार ठीक करते हैं वो इंजीनियर नहीं कर पाएगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर आपकी कार को ठीक, जो एक सड़क पे खड़ा होके वर्कशॉप में एक छठी पास, या हो सकता है वो बिना पढ़ा लिखा लड़का हो, तो आप उसको क्या पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे जिसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है। ऐसे लोगों को भी एक स्तर पे इस शिक्षा की डिग्री उनके पास नहीं है तो उनको क्या हम अनपढ़ मानेंगे? तो इसको भी एक लेवल पे इसमें शामिल, तकनीकी जिस तरह से जानकारी रखने वाले लोग जो हैं, टेक्निकल नॉलेज वाले जो लोग हैं, उनको एक तरह से उनको भी इसके साथ एसोसिएट किया जाएगा। और जो इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स हैं, छात्रों को वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो प्रैक्टिकल जाके फील्ड में जाएं और फील्ड में काम करने के बाद वो उसको आगे अपनाएं। आज हम अगर बात करें तो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी, या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ का बच्चा किसान और बागवान के संपर्क में आए बिना PhD कर ले तो आप समझ सकते हो वो कैसी PhD करेगा। तो अगर वो किसान को उसमें जोड़ लेगा, गांव को उसमें जोड़ लेगा, बगीचे को उसमें जोड़ लेगा, खेत खलियान को जोड़ लेगा, तो वो जो PhD होगी वो सच में वो PhD होगी जो देश की पॉलिसी को बनाने में काम आएगी। तो मुझे लगता है जो मुख्य उद्देश्य जो इसके पीछे है वो यही है। एक तो यही है, दूसरा ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत प्राथमिकता दी गई है। अगर बात करें डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दी है, AI को आप इसमें जोड़ने की बात करते हैं हम, और बच्चे को एक तरह से जब वो एक शिक्षित बच्चे के तौर पे निकले तो वो एक नॉलेज उसके पास ना हो बल्कि एक समझ उसके पास हो, बुद्धिजीवी बन के वो निकले। एक मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रमोद शर्मा, प्रोफेसर प्रमोद शर्मा, अब इससे पहले जितने भी इसमें संशोधन हुए, चाहे 86 के बाद 1992 की बात हो, 2009 की बात हो,
आप कमियां कहां आपको लगती हैं कि 2020 की शिक्षा नीति में ऐसा क्या बदलाव जो उससे पहले नहीं हो पा रहा था, और जब नहीं हो पा रहा था उसकी क्या वजह रही आपके हिसाब से कि 2020 में एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ा, पूरी की पूरी पॉलिसी आपको क्रिएट करनी पड़ी, छोटे छोटे संशोधन के तौर पर वो जो सुधार हो सकते थे वो नहीं हो पाए, उसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, शशि जी ने काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिकली जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा है उसको सामने रखा है। और गुरुकुल के समय से लेकर मैं कॉलेज की एजुकेशन पॉलिसी और फिर आपका 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसके दौरान बीच में आपका कंप्यूटर युग आया और आपका 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ। और इन सब के चलते जो आज जैसे 29 जुलाई का दिन है, आज के दिन ही 2020 में अनाउंस की गई थी ये, इसमें मेन आपके जो 7-8 पिलर्स पे फोकस करके चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है, जो मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ लर्निंग जैसा बोला गया है, एंड डिजिटल एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, और इसके अलावा 5 पिलर, एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की, सब तक पहुँचे, इक्विटी, बराबरी, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, एंड क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 5 मेन पिलर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रहे हैं, और इसको रोज़गार से जोड़ा गया है। फ्रीडम, अगर आज कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, अगर उसने म्यूज़िक भी साथ पढ़ना है तो ही कैन टेक अ सब्जेक्ट ऑफ म्यूज़िक इलेक्टिव, चॉइस बेस्ड, वो भी उसको पढ़ सकता है। और स्टूडेंट के ऊपर फ्रीडम है, जैसे आपका 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर दिया है, इसमें आपका फाउंडेशनल भी है, प्रिपरेटरी भी है, मिडिल भी है, और फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन भी है। और एक जो नया पॉइंट इसमें डाला गया वो रिसर्च का है, जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। पीएचडी करने के लिए सून आफ्टर डूइंग योर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे यूजीसी का जेआरएफ का टेस्ट देने के बाद आप रिसर्च की तरफ निकल सकते हैं, पीएचडी की तरफ, जबकि पहले काफ़ी टाइम लगता था और बड़ी रिगरस प्रोसेस थी। और रिसर्च को एक यूनिफॉर्म बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज़ के अपने एग्ज़ाम हैं उनको स्क्रैप करके एक यूजीसी का अपना एक मापदंड लेके हर जगह जो है वो होलिस्टिक वे में एडमिशन रहती है। और वोकेशनलाइजेशन से जोड़ना बहुत बड़ी बात है, और क्वालिटेटिवली टीचर ट्रेनिंग पे फोकस है, और जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जीईआर जो रहती है, और इस पॉलिसी में ये उद्देश्य है कि 2030 ये 100% करने का इरादा सरकार रखती है। और जीडीपी पे हम कहते हैं कि हमको 6% चाहिए, वो कभी पूरा नहीं हुआ। आज भी 4.43% जो हमारा जीडीपी का जो खर्चा रहता है एजुकेशन पे, उसको एनहांस करके 6% का टारगेट रखा गया है। और ग्लोबल विलेज तो अब है, ये वैश्विक गांव है पूरा, और डिजिटल एजुकेशन ये आने वाले समय में बढ़ेगी, वर्चुअल बढ़ेगा, एआई बढ़ेगा। आजकल तो जितने भी बच्चे विद्यार्थी हैं सब के सब जो है वो चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट, होमवर्क से लेकर, टॉपिक से लेकर, कुछ भी आस्क चैट जीपीटी। इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट टीचर नाउ, और टीचरों को रिप्लेस करके। तो ये एक आने वाले समय की चैलेंजेस हैं जिनको इस एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान में रखा गया है, और इसीलिए एजुकेशन को ग्लोबल करके जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस भी अब अलाउड कर दिए हैं, और कुछ तो खुले भी हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को चॉइस दी गई है, टीचर की ट्रेनिंग, गवर्नमेंट की से स्पेंडिंग ज़्यादा, और शिक्षा को रोज़गार से जोड़कर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को एम्प्लॉयबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और जो भी विषय कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, चॉइस बेस्ड, इलेक्टिव। तो ये सब चीज़ें इस पॉलिसी में रखी गई हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर काफ़ी बड़ा स्टेप लिया गया है। शुरुआत से ही जो भाषाई विविधता है उससे बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश इसमें की गई ताकि आगे चलकर वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके।
रीजनल लैंग्वेज से शुरुआत करना और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान बच्चे को शुरुआती स्टेप से ही हो जाए, ये उसके ओवरऑल फ्यूचर के लिए, बच्चे की पूरी जो शिक्षा का जो टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल है और कितना ज़्यादा योगदान इस मुहिम से या इस नए जो फैक्टर्स में जोड़ा गया है इससे बच्चे की पढ़ाई पर पड़ेगा। देखिए धर्म जी, इसके दो आयाम हैं, मुझे लगता है दो दृष्टिकोण से इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। एक तो पहली बात है कि ये क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, जबकि पूरे दुनिया में आज अंग्रेजी का वर्चस्व है देखा जाए। और चाइना जैसे देश जो कि अपनी भाषा में शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस में अंग्रेजी की शिक्षा अब शुरू कर दी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे इस तरह से जब सीखेंगे अपनी भाषाओं में, और वो देश में हमारे एक भाषा नहीं है, आप समझ सकते हो, विविधता हमारे देश की भाषा में है, तो जो ये किया गया मुझे लगता है कि उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 70% उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे अगर आप देखें हमारे देश में, उन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान इस लेवल तक, वो कॉन्वेंट स्कूल्स की और हम अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो दोनों स्कूल्स में हम जो शिक्षा दे रहे हैं और जो प्रैक्टिकल है जिसमें कि सुधार आने में, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि 6% हम इस पे खर्च करना चाहते हैं अपनी जीडीपी का, तो वो अभी तक 3% तक भी कुछ स्टेट्स में नहीं हो पा रहा है, या 4.4 इन्होंने कहा कि वो हो रहा है नेशनल लेवल पे। तो हम उसको 6 तक जब लाएंगे तब तक बहुत समय है। तो क्या वो बच्चे जो अभी उस स्तर पे नहीं है, उनको अंग्रेजी की पढ़ाई हम करवा नहीं सकते? क्या वो शिक्षा से वंचित रहेंगे? और क्या वो इसलिए पिछड़ जाएंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती? तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है जब किसी बच्चे को ये छूट दी जाएगी कि वो गुजरात का है तो गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र का है तो मराठी में पढ़े, और केरला का है तो मलयालम में पढ़े। और जब वो पढ़ के निकलेगा तो कम से कम उसको एक एजुकेशन के साथ रूबरू तो होगा और वो शिक्षा भी लेगा। और अब जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जिसकी बात हम कर रहे हैं उसकी शिक्षा भी वो अपनी भाषा में लेगा। और अगर आप देख लें तो कितने देश हैं जो अपनी भाषा में शिक्षा दे के अपने, आज जर्मन में हमारा बच्चा अगर जाए तो जर्मन सरकार को, अगर आप जर्मनी में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको पूरा स्कॉलरशिप मिलता है, पर लेकिन आप इंग्लिश में करेंगे तो वो उल्टा फीस आपसे लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहले जर्मन सीखते हैं फिर जाके वहाँ पे इंजीनियरिंग करते हैं। रशिया में आप जाएंगे तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फ्रेंच हैं, जिन्होंने जो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप उस देश में जा रहे हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसा काम नहीं कि पहली बार हम कर रहे हैं, तो हमने एक मॉडल को अडॉप्ट किया है। और इंडिया में क्योंकि अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग भाषा है, तो मुझे लगता है कि इसका सक्सेस रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। हालांकि इस शिक्षा नीति में इस बात का प्रयास भी किया गया है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमारा बच्चा पिछड़े ना, और वो बच्चा जो अगर मलयालम में शिक्षा प्राप्त कर रहा है या अपनी किसी और भाषा में कर रहा है तो उसको कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी बात को रखने का या अपनी शिक्षा को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाए। इसके लिए जो AI टूल्स है या डिजिटलाइजेशन जो यूनिवर्सिटीज़ की है उसके जरिए प्रयास किए जा रहे हैं और आगे इस पे सोच बढ़ रही है। और जो डॉक्टर साहब ने भी डिजिटल उसकी बात की, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का कंसेप्ट है, जिस दिन ये यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी और ऑनलाइन हमारी क्लासेस जो शुरू होंगी, ऑनलाइन क्लासेस का वो स्वरूप नहीं होगा जो कोरोना में हमने देखा, वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है जो ऑनलाइन एजुकेशन का है। वो पूरी दुनिया आज उस तरफ जा रही है और आने वाले समय में आपको कॉलेज की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग्स, मुझे लगता है हमारी जनरेशन रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन आपको स्कूल भी नहीं मिलेंगे शायद कि लोग एंगेज होकर पूरा दिन स्कूल बच्चे को छोड़ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट के स्कूल लेस आपको एजुकेशन हो सकता है, बेटर क्वालिटी की मिले। ओपन लर्निंग स्कूल जो चल रहे हैं, फ्रॉम होम, लोग घरों में से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको डिग्री मिल रही है, वो सारी चीज़ें जब शुरू होंगी तो उसके हिसाब से इस पॉलिसी में उन सभी चीज़ों को अडॉप्ट करने के पूरे चांसेस रखे गए हैं। तो उसकी शुरुआत वहाँ से की गई है और ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है अगर आप देखें, और ये बहुत पूरी दुनिया में चल रहा है। और हम इसको जब इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ देखेंगे तो बेसिकली हमें किसी व्यक्ति को शिक्षित करना है या उसको हमने इंटेलेक्चुअल बनाना है, वो समझ बनानी है उसके अंदर। तो इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए शिक्षा नीति को लाया गया है। तो मुझे लगता है कि एक तो एनरोलमेंट बढ़ाएंगे बच्चों की, 3.5 करोड़ बच्चों को जो एनरोल्ड नहीं है उनको हायर एजुकेशन के साथ एनरोल करने का 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है, जो कि ऑलमोस्ट 50% हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको कि हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कई तरह के और मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो इसमें वो चीज़ें जुड़ती रहेंगी। ठीक है, साथ ही साथ कौशल विकास की अभी सर ने बात करी। कौशल विकास के जरिए युवाओं के लिए करियर के रास्ते खोलने की भी एक स्कोप इसमें रखा गया है, वो कितना कारगर इसमें साबित होगा? क्योंकि अभी का जो शिक्षा का ढांचा है
मैं अपनी अगर बात करूं, 10th तक तो हमें भी पता नहीं होता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। आपको हिस्ट्री ऐसे ढंग से पढ़ाई गई कि आपको वो आज तक याद नहीं है और फिर अब आप पढ़ते हो क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट आया है। तो हिस्ट्री के जैसा सब्जेक्ट जो नॉवल की तरह पढ़ा जा सकता है या जो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जा सकता है, उसको पढ़ाने का तरीका उसको किस तरह से होना चाहिए, आपको अपना कल्चर, आपकी अपना क्या, उसको आपको आज आप पहाड़ी में या हिंदी में हम बात करते हैं तो हमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है, अपनी भाषा है। बिल्कुल। तो वो चीजें वो उसमें एक उसकी बात लेके आए कि सम्मान के साथ जोड़ा जाए उसको। इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो हम बात करते हैं और जो हमारे वेदों में ज्ञान है, वो कोई छोटा ज्ञान नहीं है, पूरी दुनिया आज उसको अडॉप्ट करी है। जो संस्कृत में ज्ञान भरा हुआ है वो आप जानते हैं, तो वो सारे अगर हम उसको जो जरूरत का है, आप बच्चे को करियर के टाइम में अगर हम उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे, तो उसे मालूम होगा कि हमारी संस्कृति शायद बहुत सारे देशों से बड़ी और पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसको पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के सेंटर मैंने एक दो देखे, गुजरात यूनिवर्सिटी में गया था अभी अहमदाबाद में, वहाँ पे उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक बहुत अच्छा सेंटर शुरू किया है जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और उसमें हमारे यहाँ जो पुराने कंसेप्ट है जिनको कि हम सुनते हैं कि आपने कभी महाभारत में संजय को देखा कि वो युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, तो वो क्या था, कि उसकी सच्चाई क्या थी, उस तक जाने, क्या वो ऐसी उनके पास कोई क्या चीज़ थी जिससे कि वो देख रहे थे, या ये काल्पनिक था या हम इसे प्रूव करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विमान शास्त्र हमारे यहाँ था, तो विमान कुछ होगा तभी विमान शब्द हमारे ग्रंथों में है, वो था या नहीं था। भूगोल हम कहते हैं, दुनिया गोल है, ये तो बाद में पता चला, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम भूगोल है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। आज हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अर्थ डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे यहाँ पृथ्वी को पूजा जाता है, पृथ्वी की पूजा की। हवा को हम वायु देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। जल देवता, अग्नि देवता, ये कंसेप्ट ऐसे नहीं है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट है जो कि सिर्फ समाज को धर्म के जरिए एक एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करने के रास्ते थे। तो इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर आप देखिए यूनेस्को आज उसको फॉलो कर रहा है, वो किसी और नाम से कर रहा है। योग को योगा कह रहे हैं तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और आयुर्वेद को आयुर्वेदा कह रहे हैं तो हमें लग रहा है नई चीज आ रही है, जबकि इसकी जड़ें यहीं पर है। बिल्कुल। एक और चीज़ इसमें टीचर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को आ रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ बच्चों पर फोकस नहीं है इतना ज़्यादा, टीचर्स पर भी फोकस है। और उसमें एक क्लॉज ये भी है कि हर साल टीचर्स की ट्रेनिंग, उनके सब्जेक्ट को लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग 50 दिनों की, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को लेकर उनका ज्ञानवर्धन साल दर साल होता रहेगा, ताकि बच्चों को वो आधुनिकता के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा देने का भी एक जो ढांचा है टीचर्स का, उसमें भी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अगर टीचर्स को हम सेंटर पॉइंट में मान के चलें तो? देखिए, हमारे पास काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, AICT है, NCVT है, UGC है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका जो हायर एजुकेशन है उसके लिए एक एपेक्स बॉडी बना दी गई है, भारतीय शिक्षा परिषद, जो यूनिफॉर्मली कंट्रोल करेगी पूरे एजुकेशन सिस्टम को। अब 1986 में शिक्षा नीति आई थी, अब 2020 में आई। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट है, इतनी चेंजेस है कि आपको शिक्षा नीति हर 4-5 साल के बाद रिवाइज और रिव्यू करनी पड़ेगी। आज बच्चे ऑनलाइन टीचर्स से ज़्यादा सीख रहे हैं बनिस्बत अपने जो क्लासरूम टीचर्स हैं, सब के सब बच्चे। इसलिए टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, और दूसरा ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का आना, उनके अपने मापदंड हैं, अपने टीचिंग मेथड्स हैं और अपना स्टूडेंट इंटरेक्शन है। तो कहीं ना कहीं अब वर्चुअल टीचर्स, मुझे लगता है कि जो रेगुलर टीचर्स हैं आने वाले समय में उनको रिप्लेस हो जाए वर्चुअल टीचर्स के साथ, और आजकल हो ही रहे हैं। बच्चे घर आते हैं, पूरे का पूरा यूट्यूब पे वो लेक्चर सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, और उससे उनकी जो नॉलेज है वो तकरीबन 80% जो है वो कंटेंट वो वहाँ से टेकअप करते हैं। स्कूल से आपका फंडामेंटल्स रूडिमेंट्री हो सकता है, और ये चीज़ इंक्रीज होगी आने वाले समय में। तो एजुकेशन को सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फील करता हूँ आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से होगा, और उसको आत्मसात करने के लिए ह्यूमन माइंड उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात लें, ये ह्यूमन माइंड से ज़्यादा सोच रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल, आपने कोई किताब लिखनी है, आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, आपका दिमाग मेरा ख्याल 3 टाइटल 4 टाइटल या ज़्यादा 5 टाइटल पेन डाउन कर पाएंगे। आप चैट GPT से पूछिए कि मुझे 30 टाइटल दीजिए, मैंने साहित्य के ऊपर किताब लिखनी है, हिमाचल का साहित्य, वो आपको 30 टाइटल जितने आपने मांगे उतने दे देगा। जबकि ह्यूमन माइंड जो है हमारा,
हालांकि एआई भी ह्यूमन माइंड की उपज है, पर कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि क्या ह्यूमन माइंड से आगे एआई आपकी निकल जाएगी थिंकिंग क्रिएटिविटी के मामले में, और बच्चे उसको रिसीव करेंगे। इसलिए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है आने वाले समय में इसको और टेक्निकल और डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। वर्चुअल क्लासरूम्स, आपके टीचर्स, इवन मेडिकल फील्ड में देखें आप, ऑपरेशन जो है एआई के जरिए, रोबोटिक्स के जरिए, मशीन लर्निंग, कोडिंग, ना जाने क्या क्या। और जो टेक्नोलॉजी का जो चेंज करने की रफ्तार है वो ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 5 साल में परिवर्तन होता था, 1 साल में, आज 1 महीने में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, पीछे वाला सारा साफ नई टेक्नोलॉजी को आपको टेकअप करना है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पढ़ाई कैसे की जाए। ठीक है, ड्रॉप आउट्स की बात अगर हम करें तो कॉलेज में जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन का जो रेशो था उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे, या जो उच्च शिक्षा में बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं उसमें भी काफ़ी, और उसकी एक वजह ये भी मानी जाती थी कि जो उसका जो पैरामीटर्स हैं 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते थे। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि एक तो आप आधे में पढ़ाई छोड़ दो अगर, तब भी आपकी उतनी पढ़ाई रीजनेबल मानी जाएगी, आपको डिप्लोमा या छोटा मोटा सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री पूरी कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बदलाव जो है ये उन युवाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है जो या तो मजबूरी में करियर ओरिएंटेड पहले हो जाते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा उनको अलग अलग जिम्मेदारियों की वजह से उस तरफ पहले जाना पड़ता है, और आने वाले वक्त में ये जो स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन है कि जितना आपने पढ़ लिया उतना आप आत्मसात करिए और उतना ही आपके जीवन में काम आएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है युवाओं के लिए? धर्म जी, एक छोटा सी चुटकुला है इसमें ना। 2 आदमी इकट्ठे जा रहे थे तो एक इंटरव्यू करने वाले ने पहले वाले की एजुकेशन पूछी, सर आप क्या करते हो? उसने कहा मैंने MBA किया है, हाँ, और मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में बहुत बड़ा। साथ वाले से पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा मैं 10वीं पास हूँ। तो उसने कहा कि आप भी इनकी तरह MBA कर सकते थे तो आपने क्यों नहीं किए? तो उसने कहा कि मेरी कंपनी में मैनेजर है। तो ये तो इसलिए ये आपने जो बात करी बिल्कुल ठीक है, हाँ। कि जो आदमी एजुकेशन छोड़ दे, या जो आदमी, जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन से ही किसी व्यक्ति को योग्य बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके। शिमला में आप एक ठेकेदार है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो आप बिल्कुल पास नहीं, पढ़े नहीं, उनका हॉस्पिटल है अपना, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स उन्होंने अपने अप्लाई कर रखे हैं। हाँ। तो यही कंसेप्ट है कि एजुकेशन को समझदार बनाने के लिए उपयोग किया जाए, एजुकेशन को बुद्धिजीवी बनाने के लिए उपयोग किया जाए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्लर्क की पढ़ाई करा के, या वो सिर्फ एक नौकरी ढूंढ, और जो हम एजुकेशन दे रहे हैं हम तो खुद हैरान है, कई बार हम देखते हैं कि नॉलेज अगर आप बात करें तो बच्चों को नॉलेज तो नहीं है, वो किताब तो रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं साथ में, क्योंकि टीचर्स भी हमारे पढ़ते नहीं हैं। हम भी, मुझे लगता है कि अपने आप को आजकल बच्चा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, चैट GPT पे वो जा रहा है और वो वहां से देख रहा है, और आप उसको जो पढ़ा रहे हो वो घर में जाके क्रॉस चेक कर रहा है। मैं तो इससे एक स्टेप और देखता हूँ, कई बार आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो आप बात बोल रहे हैं बच्चा उसको मोबाइल पे चेक कर रहा है। हाँ। और फिर कई बार वो क्वेश्चन कर रहा है कि सर ये आप जो कह रहे हैं वो तो इस पे तो कुछ और आ रहा है। तो आप ये भी अब नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि टीचर्स को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इस पॉलिसी के हिसाब से नहीं, नई जनरेशन के हिसाब से, कि ये पॉलिसी, ये एजुकेशन तो अब वो 4 तरफ से ले रहे हैं, गूगल के से भी ले रहे हैं, चैट GPT से ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली अब हमें एजुकेशन का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। तभी मैंने कहा कि आने वाले 50 साल में आप, हो सकता है स्कूल गायब हो जाए, हो सकता है कॉलेज की बिल्डिंग गायब हो जाए, एजुकेशन होगी पर वो किस तरह की होगी, बिल्कुल नई चीज होगी। तो उसमें जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल, आज एजुकेशन आदमी को इसलिए नहीं चाहिए कि उसको जॉब की डिग्री चाहिए। डिग्री का मतलब तभी है जब आप उसको रोजगार से जोड़े। तो अगर आप 10वीं पास करके या 12वीं पास करके कोई अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आप में है, आप उसको कर सकते हो। आप रोजगार लेने वाले ना बने, रोजगार देने वाले बने। तो उसका कंसेप्ट इस नीति में है, और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, जरूरी नहीं है कि इसकी बहुत सक्सेस आपको 2, 4, 10 साल में दिखाई दे। लॉन्ग रन का इंपैक्ट आपको नजर आएगा। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कहते रहे हैं कि रोज़गार पाने से ज़्यादा आपको अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए कि आप रोज़गार देना शुरू करें, आप दूसरे लोगों को भी रोज़गार दें, खुद का घर भी चलाएं, दूसरों का घर चलाने में भी मदद करें। और ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो काफ़ी हद तक इस पर फोकस रहती है, इस मोटे पे। और नई शिक्षा नीति जो है उसमें भी एक तरह से अलग अलग आयाम, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा में जोड़ने की कोशिश की गई है, शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की कोशिश की गई है। और कोशिश ये है कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था देश की है उसमें एक ऐसा
ऐसा सकारात्मक बदलाव लाया जाए जो कि पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को एक पॉजिटिव तरीके से, एक सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से बदल सके, जिसका फ़ायदा बचपन से लेकर युवावस्था तक पहुंचने तक, और बाद में जब करियर ओरिएंटेड युवा हो जाता है, उस दिशा में चलने लगता है, तो वहाँ भी उसे भरपूर फ़ायदा मिल सके, वहाँ भी वो देश खुद के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए भी काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शिक्षाविदों का, दोनों मेहमानों का, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप आए, आपने तमाम जानकारी साझा की, और उम्मीद है कि आप दर्शकों को भी इन मेहमानों से, इनकी जानकारी से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासकर इस नई शिक्षा नीति के बारे में। आज की बात के आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।